सभागार में उपस्थित सभी लोगों को और मंच पर उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के जन्मशती वर्ष के बहाने उन्हें याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने साहित्यकारों को, अपने पुराने पुरखे साहित्यकारों को याद करने का इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है कि हम उनकी कृतियों को फिर बार बार पढ़ें और याद करें। तो बहुत सारे लोग जो कृष्णा सोबती को व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे वो उनको, उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व की गर्मजोशी को, वार्मथ को, उनकी आग जैसी तीक्ष्णता को और उनके प्यारे चनाब की मौज जैसी उनकी मौज को याद करेंगे। मगर उनके असंख्य पाठकों के लिए तो हमारे पास उनकी कृतियाँ ही हैं जिनमें वो अपने व्यक्तित्व के हर पहलू के साथ साकार हैं और हमने उन कृतियों में ही उनकी जीवन दृष्टि को, उनके जीवन मूल्यों को पहचाना और प्यार किया है और हमारे लिए वो अपनी कृतियों में ही सजीव हैं। मैं स्वयं साहित्य की छात्रा नहीं रही, न कभी साहित्य पर कोई सीरियस लेखन किया है और किसी साहित्यिक संगोष्ठी में बोलने का यह मेरा पहला अवसर है। तो मैं आप सभी विद्वान लोगों के सामने अपने को बहुत अनुपयुक्त पा रही हूँ, मगर बोलना है और मैं एक पाठक के तौर पर ही अपनी बात रखूंगी। तो मैं देख रही हूँ कि जितने भी वक्ता हैं उन सब को, और वो सभी उनकी एक एक कृति के बारे में और उनके एक एक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे हम हशमत पर बोलने की जिम्मेदारी दी गई है। मेरा ओरिजिनल विषय हम हशमत के संदर्भ में लेखन में स्त्री की उपस्थिति यह विषय था। हम हशमत जो उनकी सभी कृतियों में एक अद्भुत अनोखी कृति है जिसका फलक इतना विस्तृत है और इतना विराट है कि उसको समेटना और बहुत कठिन था, बहुत दुरूह था। हम हशमत उनके संस्मरणों का, उनके दैनंदिन और उनके कार्य क्षेत्र के संस्मरणों का एक चलता फिरता बृहद कैनवास है जिसमें विविध रंग हैं और हशमत के रूप में अपने समकालीन और अगली पीढ़ी के भी साथी साहित्यकारों पर छोटे बड़े आलेख, पीसेस, उनसे संवाद, आत्मीय नोक-झोंक, उनके प्रति उनके अपने विचार तो हैं ही, साथ ही उनके रोजमर्रा के संस्मरण भी हैं। मित्र साहित्यकारों पर लिखते हुए उनकी बेबाकी, बुलंदी और अद्भुत निष्पक्षता और कमाल की बिना जजमेंटल दिखते हुए और जजमेंटल दिखने की परवाह भी किए बिना उनके प्रति अपनी स्पष्ट राय रखने की कला प्रभावित करती है। जैसे निर्मल वर्मा पर लिखते हुए उनकी विशेषताओं को, उनके कथा शिल्प, यथार्थ से इतर एक अलग दुनिया रच डालने की कला, उनके कागज तक, उनकी लिखावट के सौंदर्य, उनके कमरे की सादगी पर लिखने के बाद वह साथ में यह भी कहती हैं कि प्यारे दोस्त, शाम भले कंसर्ट पर जाओ, बीथोवन सुनो, रविशंकर, अली अकबर खां, मगर जो तुम्हारी गली में थूथनी उठाए सुअर घूम रहे हैं उन्हें भी तो देखो। तुम्हारी कलम से कोई यथार्थ तो उभरे, जिंदगी से जिंदगी तक जुड़ा हुआ कोई एक यथार्थ। और इसी तरह, क्योंकि खुद कृष्णा सोबती का पूरा साहित्य जो है वो जीवन से जीवन तक जुड़ा हुआ, यथार्थ से जुड़ा हुआ ही है। और इसी तरह वो भीष्म शाहिनी, रमेश पटेरिया, कृष्णमल देव वैद, मनोहर श्याम जोशी, नामवर सिंह, अशोक प्रियदर्शी आदि पर लिखते हुए भी उनका यही अंदाज जारी है। और इन सब के साथ इन सभी नामी गिरामी बड़ी हस्तियों, बड़े साहित्यकारों पर लिखते हुए उनके साथ वो एक कहीं दिल्ली की गलियों में 56 किस्म की रोटियां बनाने वाले नान भाई, मियां नसरुद्दीन, टैक्सी ड्राइवर जग्गा सिंह, पंचायत के लोग पर भी उतनी ही आत्मीयता और परख के साथ लिखती हैं। या लाइब्रेरी में पढ़ने में मसरूफ जोगियार के रतिकांत झा के बारे में। इन संस्मरणों को पढ़ते हुए यह एहसास होता है कि एक लेखक या एक कलाकार कैसे अपने आसपास से एकदम साधारण से लगने वाले सब्जेक्ट्स को उठाकर
और इसे अपने शिल्प से कैसे सजीव कर देता है। यह एहसास भी कि उनकी दृष्टि कितनी पारखी और उनका बोध कितना सजग रहा होगा और किस आत्मीयता से उन्होंने उन लोगों से बात भी की होगी, संवाद किए होंगे। उनके प्राचीन और नवीन के बैलेंस पर रतिकांत झा वाले प्रसंग में एक टुकड़ा उल्लेखनीय है। जब उन्हें पता चलता है कि नौजवान रति जो नए नए दिल्ली में क्लर्क लगे हैं अपने खर्चे के अलावा घर पर भी रुपया भेजते हैं, तो वो मन में कहती हैं, हिंदुस्तान के अच्छे बेटों, छोटे मोटे विद्रोहों के बावजूद तुम्हारे सलूक अपने परिवारों से अब भी बहुत अच्छे हैं। सच तो यह है कि अपने यहाँ के बेटे काफी गहराई से परिवार से जुड़े रहते हैं, मगर अगली ही पंक्ति में वे इसका दूसरा पहलू दिखाती है। जुड़े रहने में बेबसी, तंगी, अनमेल विवाह और दहेज की मांग पर बुजुर्गों के सामने लड़कों की चुप्पी। उनकी माँ का जिक्र आने पर उनके मन में यह ख्याल भी आया कि क्या दिल्ली से कोई लड़की ब्याह कर ले जाने पर क्या रतिकांत झा माँ के पास खुशी खुशी हल्के दिल से जा सकते हैं। कृष्णा सोबती की सभी कहानियों और उपन्यासों में स्त्री पात्र बेहद मजबूत, बेबाक और कई बार तो समय से आगे के लगते हैं। हम हशमत की बात करें अगर, तो स्त्री की उपस्थिति है जरूर, मगर वो अलग से, जैसे कि उन्होंने कभी ऐसा कोई नारीवाद का, मतलब उनके लेखन में नारीवाद है, कोई भी स्त्री जब लिखेगी तो उससे अछूता तो नहीं रह सकता उसका लेखन, मगर उन्होंने अलग से कोई बहुत झंडा नहीं उठाया। उसी तरह से उनके विषय भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं। भीष्म साहनी के घर एक शाम की पार्टी में मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, मीरा कालिया आदि का जिक्र है। शीला साहनी, भीष्म साहनी की पत्नी स्नेहमयी चौधरी का भी। शीला संधू पर एक पूरा पीस है और बड़े प्यार और तलखी से भी कभी कभी उनके आबिजात, उनकी महंगी शादी, काली सफेद साड़ियाँ, उनके बाल, उनकी मेहमान नवाजी, नफासत और उनके प्रोफेशनलिज्म पर, लेखक प्रकाशक के संबंधों के उतार चढ़ाव पर, और लेकिन साथ में उनके आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी। और पूरी किताब में, उनके लेखन में हशमत के रूप में खुद कृष्णा सोबती तो मौजूद हैं ही। खुद के बारे में थर्ड पर्सन में बात करना अंग्रेजी में इलिज्म कहलाता है। यहाँ कृष्णा जी ने इस विधा के इस्तेमाल से हशमत साहब को एक अलग सी बेबाकी और बुलंदी दी है, मगर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने से लेकर, चीजों को ऑब्जर्व करने से लेकर और उसे लिखने तक की बारीकियों के कारण जो कि अपने आप में, जो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री दृष्टि के कारण ही संभव है, वो शुरू से अंत तक हशमत में एकाकार हैं। और कई बार जब आप अपने दिमाग में कोई दृश्य रिक्रिएट करते हैं, जैसे कि एक ख्वाब ऐसा भी वाले में डीटीसी बस स्टैंड पर खड़े हशमत साहब, तो आप हशमत के स्थान पर कृष्णा सोबती को ही अपने रंगीन रेशमी लिबास और काले बड़े चश्मों में पाएंगे। यहाँ तक कि शीला संधू वाले खंड में हशमत एक काव्य, महाकाव्य ही रच डालते हैं, जिसको छपवाने के लिए फिर वो पहुंचते हैं, जो स्वयं बकौल कृष्णा सोबती उनसे कभी हुआ नहीं। मतलब वो, उनका कहना था कि काव्य प्रोज से बहुत ऊपर की चीज है, क्योंकि उन्होंने कभी रचा नहीं। तो इस तरह वो अपना यह ख्वाब भी अपने बॉडी डबल को पूरा करते दिखा देती है। कृष्णा सोबती का व्यक्तित्व जितना रोबीला और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उनका समस्त लेखन भी उतना ही रोबीला है, आत्मविश्वास से भरा, बेबाक, बुलंद और चेतन, और जिंदगी से जिंदगी तक यथार्थ में डूबा हुआ। वैसी ही भाषा और वही अंदाज। उनकी स्मृतियों को नमन और आप सबको धन्यवाद।